और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही हाल है पड़ोसी देश पाकिस्तान का। कश्मीर में पिटा पाकिस्तान अब आतंक के नए नए रास्ते खोज रहा है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद से तो और भी ज्यादा पेट में उसके दर्द हो रहा है। पाकिस्तान और उसके नेताओं की बौखलाहट उनके बयानों से भी साफ तौर पर दिखती है। और हाल ही में पाकिस्तान के एक मंत्री ने परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दी थी। वहीं दिल्ली में एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है और साथ ही खतरे के निशान पंजाब में भी देखे गए। हालांकि वो सभी आतंकी कुचल दिए गए हैं और पूरा देश कह रहा है कि कुचलो आतंक को। कुचलो आतंक का ये फन, जी हां, ये कुचलना जरूरी भी है और इसी पर चर्चा होने वाली है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, अंशु अवस्थी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्स DGP उत्तर प्रदेश, और कर्नल RP सिंह सुरक्षा मामलों के जानकार, और हमारे सहयोगी गगन मिश्रा भी हमारे साथ लखनऊ से होंगे। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। और एक तरफ पंजाब में कुचले गए आतंकी और दिल्ली में धरा गया आतंकी। 15 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। कनेक्शन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से भी जुड़ा है। हालांकि उत्तर प्रदेश से आतंकियों का कनेक्शन जुड़ना कोई नई बात नहीं है जी। आज दो डायमेंशन ऐसे थे जिस पर चिंता और चिंतन दोनों जरूरी थे जी। पहला डायमेंशन ये कि अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को जब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान और उसके द्वारा पुष्पित, पल्लवित और पोषित जो आतंकी संगठन है, उनका दिमाग इस ओर क्यों उत्प्रेरित हो गया कि भाई अब कुछ नया करना है हिंदुस्तान में। अयोध्या में, भारत में, उत्तर प्रदेश में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? पाकिस्तान में जाके शिलान्यास कर दिया होता हिंदुस्तान ने राम मंदिर का तो मैं ये समझता भी कि भाई उनको नागवार गुजरा। अयोध्या में मंदिर बने और उसके नाम पर आतंकी साजिश फैलाने की कोशिश की जाए, मुझे लगता है इसमें बहुत दृढ़ता की जरूरत है। इसका फन कुछ चलना होगा। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन तो करना ही होगा। IB ने कुछ समय पहले अलर्ट जारी किया था कुछ राज्यों को, उसमें उत्तर प्रदेश भी था, उसमें राम मंदिर का जिक्र था। पाकिस्तान के अखबारों में भी कुछ चीजें आई ऐसी जिसमें राम मंदिर का जिक्र था। वहां के कुछ टीवी चैनल्स पर इस तरह की बातें आई। ये कैसा तरीका है? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। बिल्कुल। और आपको राम मंदिर पर आपत्ति है और उसके बरक्स आप क्या कहते हो? उनके रेल मंत्री हैं इमरान के, वो कहते हैं कि हम ऐसा बम डालेंगे जो मुसलमान इलाकों को बचाएगा, हिंदू इलाकों पे कहर बर पाएगा। अब हमने तो आज तक ऐसा बम सुना नहीं। मैंने कई वैज्ञानिकों से बात की कि ऐसा कोई बम हो सकता है, बोले भाई साहब भी पागल हो गया, इसकी बात पर मत जाओ। तो फिर मैंने बहस करना बंद कर दिया। मैंने इस पर भी डिबेट नहीं करेंगे। सिर्फ फ्री आदमी की बात क्या डिबेट करें? मतलब आप किस सीमा तक जाना चाहते हैं? एक तो राम जन्मभूमि का मसला, अयोध्या पर इस देश में 2 फैसले आए। मैं इस देश की मिट्टी को इसीलिए प्रणाम करता हूं जी। एक फैसला हाई कोर्ट का आया था जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश में, और अंतिम और निर्णायक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है। मेरे उत्तर प्रदेश ने, मेरे देश ने अद्भुत सद्भाव और शांति का परिचय दिया। अद्भुत सद्भाव और शांति का ये छोटी बात नहीं थी। माथे पर शिकन मायावती जी के समय में भी मेरे थी, राजनेताओं के थी, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बड़े अधिकारी जो मेरे मित्र हैं उनके चेहरे पर भी शिकन थी कि पता नहीं क्या होगा। और वही शिकन
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी थी कि पता नहीं देश कैसे रिएक्ट करेगा। कहीं कोई रार नहीं, मंदिर का शिलान्यास हो गया, मस्जिद के लिए जमीन हो गई, पैमाइश हो गई, हैंडओवर हो गया ट्रस्ट को। कहीं आपने कोई टकराव की बात सुनी अयोध्या से, उत्तर प्रदेश से, देश से? नहीं। ये दूध में नींबू डालने का काम किया जा रहा है, राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं, इसमें ज्यादा सख्ती की जरूरत है। कश्मीर में तो आपके पास कुछ लेना देना हो भी सकता है, 40 साल का स्यापा है। अयोध्या से आपको क्या लेना देना भाई? आपसे पूछ कर तय करेंगे मंदिर कहां बनाए? नहीं, 135 करोड़ का देश इतना कमजोर नहीं हो सकता, हो जाए दो दो हाथ। और दूसरी बड़ी बात जिस पर मैं जैन साहब का तवज्जो चाहूंगा, आरपी सिंह साहब का तवज्जो चाहूंगा, मेरी दृष्टि से वो बड़ी बात है, बाकी ये लोग बताएंगे, सुरक्षा से जुड़े लोग हैं। कश्मीर में स्यापा तो हम देख ही रहे इंदिरा जी के समय से, लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी देकर इस मुल्क ने, मैं फिर रिपीट करता हूं, इस मुल्क ने सर्वोच्च स्तर की कुर्बानी देकर, अपने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बलि देकर, शहादत देकर पंजाब में शांति स्थापित की थी। श्रीमती गांधी मारी गई थी पद पर रहते हुए। भारत का इतिहास का इकलौता दृष्टांत है कि पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए। राजीव जी की जब शहादत हुई तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। मैंने तो बहुत मुद्दत बाद ये सुना कि पंजाब में आतंकी घुस आए। ठीक है, बीएसएफ के बहादुर जवानों ने उनको कुचल दिया, मार दिया, ठीक किया, लेकिन आहट है, खतरा है। 5 मारे, कितने आए, कौन आए, नहीं आए, वो क्या करने आए थे, अब तो संभावनाओं और आशंकाओं के दरवाजे खुल गए पंजाब में। ये दोनों विषय बड़े हैं, ये राष्ट्र की चिंता के विषय है, ये हम सब की चिंता का विषय है, ये चुनौती है भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए भी खासतौर पर, क्योंकि राम जन्मभूमि का उल्लेख बार बार हो रहा है। जिसको पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने आईएसआई के आतंकी को, वो भी राम नाम की माला जप रहा है, वो भी राम राम कर रहा है। मुश्किल ये है, मैं सबसे पहले जैन साहब आपके पास आऊंगा। आपको स्मरण होगा राम जन्मभूमि पर एक बार आतंकी हमला हुआ था, तब शायद मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उसका इतिहास है, और शायद इसीलिए हमारे देश ने, जब रामलला टेंट में विराजमान थे, तब भी वहां सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा हमेशा रखी। हम जानते हैं पड़ोसी कितना दुष्ट है। आज ये नया गणित, नया अध्याय खोला जा रहा है कि जी जन्मभूमि पर शिलान्यास कर दिया इसलिए हम बदला लेंगे। अरे आपके बाप से पूछ के करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश को निशाने पर लेंगे? ये बलरामपुर का कनेक्शन निकल रहा। जैन साहब, देखिए ये खतरनाक है जो बलरामपुर से कनेक्शन निकला है जी। यूपी एटीएस की टीम दिल्ली भी पहुंच गई है जी। बलरामपुर में भी डेरा डाले हुए हैं। जो पूछताछ हो रही है वो तो कर ही रही है, सेंट्रल एजेंसी भी पूछताछ कर रही है। और बड़ा आवश्यक है कि इसका इंडोक्ट्रिनेशन जी किसने किया, कौन कौन साथी हैं, क्या इनकी योजना थी, इसमें बलरामपुर के लोग हैं या आसपास के जनपदों के लोग हैं। जो इनकी योजना है जिसको अमली जामा ये नहीं पहना पाए जी, वो बड़ी गंभीर योजना है। और ऐसे सभी स्लीपर सेल्स को बिल्कुल क्रश करने की जरूरत है। हमें इजराइल के पैटर्न पर अपनी पुलिसिंग करनी होगी, इजराइल के पैटर्न पर हमें अपनी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, और इसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति लेके चलना होगा। दूसरा, पंजाब के बारे में कहना चाहूंगा
पाकिस्तान बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है। ये करतारपुर कॉरिडोर भी उसी का हिस्सा है। वो चाहते हैं वहां पर सरदार निर्मल सिंह वगैरह जो हैं जी वो आईएसआई के मोहरे हैं। और ये अभी आपने लंदन में एक प्रदर्शन देखा होगा जिसमें खालिस्तानी और पाकिस्तान के मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप अगर वहां के मौलानाओं की बात सुने तो वो कहते हैं खुलेआम कि अगर सरदार इंडिया का सिख अगर हमसे मिल गया, जिसकी पूरी संभावना है, तो हम इंडिया पे फतेह कर लेंगे जी। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। और पाकिस्तान में ये पंजाब में ये बहुत दिनों से सुलग रहा है और इसको कनाडा में भी सुलग रहा है। ये कई कंट्रीज से इसकी फंडिंग हो रही है जी। इस पर भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेके चलना होगा और इसको बिल्कुल क्रश करना होगा। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने जैन साहब। मैं कर्नल आरपी सिंह के पास चलूंगा, फिर गगन के पास चलूंगा, देखूंगा ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, फिर अपने राजनीतिक मित्रों के पास आऊंगा। आरपी सिंह साहब, मेरी बड़ी चिंता पंजाब है। बहुत कुर्बानी हुई पंजाब के लिए, बहुत कुर्बानी हुई। और जिस ओर जैन साहब ने इशारा किया वो चिंता इंदिरा गांधी को थी उस वक्त कि अगर इस्लामिक टेररिज्म वाले जो लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं वो, और ये खालिस्तान समर्थक जो आतंकी हैं, अगर इनमें कोई बहुत घनिष्ठ नाभिनाल का संबंध हो गया तो मामला गंभीर हो जाएगा, फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसकी कोशिश फिर हो रही है। मुद्दत बाद मैंने सुना कि पंजाब में आतंकी घुस आए, मार दिया, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है ये एक नया डायमेंशन है? हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी को फिर से रिव्यू करना होगा, इंटरनल सिक्योरिटी को, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को। देखिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी है आज की ये नहीं है। मेरे समझ से तो ये 71 वॉर के बाद से शुरू हुई है और इंटरनल सिक्योरिटी जो है काफ़ी कई बार इसमें चेंजेस लाए गए हैं और उसी के बाद ये आपका पंजाब का केसेस हुए थे, जहाँ पे पंजाब को जो भी पंजाब पुलिस ने आर्मी से, बीएसएफ से जो भी मदद लेकर के वो एक तरह से उनको फ्री हैंड दिया गया था। और उसके लिए मैं पंजाब पुलिस को और ख़ास तौर से डीजीपी को बधाई देना चाहूँगा कि वो उस समय उसको पूरी तरह से दबा दिया गया था। यहाँ तक कि आर्मी भी मोबिलाइज कर चुकी थी, एक एक लोकेशंस पे थी और पंजाब पुलिस के साथ जो भी ऑपरेशंस करते थे उसमें काफ़ी हेल्प करते थे। उसका ओवरफ्लो अगर आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी आ चुका था, जैसे कि आपके जो भी तराई बेल्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट थे, पीलीभीत का है या आपके शाहजहांपुर, हल्द्वानी का है या आपके इधर बरेली का इलाका है, इसमें भी आ गया था। जी हाँ, क्योंकि वहां पे कुछ फैमिली सेटल्ड है और उनको बेसिस मिले हैं। देखिए, आतंकवाद कहीं भी किसी देश में तभी पनपता है जहां पे बेसिस मिलते हैं और इसी का एक कनेक्शन जो आप नाम ले रहे हैं बलरामपुर या और भी जगह पे, तो इसका कनेक्शन बेसिस से ही शुरू होता है क्योंकि वहीं के लोग उसको मदद देते हैं, फाइनेंस कराते हैं और उनके लिए पोरस बॉर्डर्स होते हैं जहां से एक्सफिल्ट्रेट करना, इन्फिल्ट्रेट करना आसानी होता है। और जो कि अगर आप पता करेंगे या आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आईएसआईएस के एजेंट्स सेकंड नंबर के ऑल इंडिया के हैं, जो कि चिन्हित हो चुके थे, अभी भी हैं। कुछ ऐसे जगह हैं, जैन साहब को ज्यादा पता है क्योंकि इससे ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आप बता रहे हैं कि अयोध्या के अंदर जो भी प्लान बना अगर बलरामपुर से जनरेट हुआ है, इसका मतलब कनेक्शन आप दोनों सोच लीजिए कि अयोध्या बलरामपुर से कितना करीब है, कितनी बार रखी हुई होगी, कितने इंफॉर्मेशन होंगे। और बलरामपुर का पोरस बॉर्डर नेपाल से लगा हुआ है और नेपाल और आईएसआई और पाकिस्तान का कितना अच्छा कनेक्शन है एग्जिट करने का, एंट्री करने का। बहुत अच्छी बात कही। अगर इंटरनल सिक्योरिटी जो कि काफी शिथिलता से रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और एनआईए के आने की वजह से सभी आर्म्स एंड सर्विसेज को जोड़ करके
जब एनआईए जो है अभी जो है न्यूट्रल एजेंसी इसको जो है काफी अच्छी तरह से वो कर रही है। और आपको बताते हुए मुझे कोई इसमें कॉन्फिडेंटली बताऊंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में लखनऊ के अंदर एनआईए जो है काफी सक्सेसफुल हो रही है, इसकी जानकारी मुझे मिली है। बहुत बढ़िया बात कही आपने कर्नल साहब। गगन, दो बातें जो कर्नल साहब ने उठाई वो महत्वपूर्ण है। हमारा तजुर्बा ये बताता है कि इस ढंग के जो बवाल थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा संकेंद्रित थे। मेरी बात से जैन साहब भी सहमत होंगे, मैं उसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। शामली, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर, खतौली, वो सब इलाके ज्यादा, अमरोहा, संभल ज्यादा बवाली थे। ये स्लीपर सेल की थोक भर्ती वहां थी। खेत खोदो तो AK-47 मिले, मेरा देखा हुआ ऐसा दृश्य। बलरामपुर का और कोई कारण नहीं हो सकता सिवाय भौगोलिक नजदीकी अयोध्या से, नहीं तो बलरामपुर क्यों? क्या इस ओर निगाह जा रही है उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर्स की, इंटेलिजेंस के अधिकारियों की? देखिए अमिताभ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी पिछले 6 महीनों में पश्चिम उत्तर प्रदेश से काफी खालिस्तान और आईएस के आतंकी पकड़े गए हैं और इनपुट था भी कि वहां पर एक बड़ी साजिश चल रही है। इसको लेकर कई आतंकी खालिस्तान और आईएस से जुड़े हुए पकड़े गए हैं। दूसरी बात, 91 किलोमीटर, करीब 91 किलोमीटर दूर है अयोध्या और बलरामपुर की दूरी है, क्योंकि 2007 में इसी तरह एक साजिश रची जा चुकी है जिसमें आईडी एक प्रेशर कुकर में हनुमानगढ़ी के पास रखा हुआ था। उसके बाद एक लोकल आतंकी पकड़ा गया था जिसकी सहायता से बाकी आतंकियों को पकड़ा गया था। लेकिन अमिताभ साहब, बहुत सही सवाल है कि आखिरकार बलरामपुर से कैसे एक फौज तैयार हो रही है। कारण यह है कि अयोध्या में जब राम जन्मभूमि में राम मंदिर के लिए शिला पूजन होना था, उससे पहले ही करीब 1 महीने पहले एक इनपुट मिला था उत्तर प्रदेश पुलिस को कि आसपास के जिलों में काफी लोग सक्रिय हैं किसी प्रकार की आतंकी साजिश को रचने के या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर। उसमें लगातार पुलिस की वहां पर कॉम्बिंग चल रही थी। सभी जिलों में कैंप करके अधिकारी वहां पर खुफिया एजेंसी की मदद से लोगों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अमिताभ सर, एक चीज में काफी ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से आज दिल्ली में आतंकी पकड़ा गया है, वो जहां तक प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहा है कि वो वन मैन आर्मी है। यानी कि जो अभी तक विदेश में जो पैटर्न अपनाया जा रहा था, जो लोन वुल्फ अटैक होता है जिसमें एक वन मैन आर्मी होता है, आईडी की मदद से जो घर में सामान प्रयोग में लाई जाती है उससे ही एक बॉम्ब तैयार किया जाता है और बड़ा नुकसान करने की कवायद होती है। तो वो साफ तौर पे इंगित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से जब यहाँ इधर अयोध्या के आसपास के जिलों में वो लोग पहुंच रहे हैं और वहीं के लोगों को एक, क्योंकि कुछ समय पहले एक विशेषज्ञों ने इस पे शोध किया था और ये साफ तौर पे इंगित कर रहा था कि जो ये ऐसे लोग होते हैं जो वुल्फ अटैक करते हैं, लोन वुल्फ अटैक, वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं या फिर उन्हें कहीं से कमांड मिल रहा होता है, उनकी दिमागी स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पे है कि उत्तर प्रदेश पुलिस से थोड़ी बहुत चूक हुई है। ठीक बात, वो लाइन जो सीमा पार गए हो और वहां पर उन्हें ट्रेनिंग मिली हो या फिर उनके मानसिक बदलाव किया गया हो। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो मानता हूं जो भी लोग दहशतगर्दी के काम में लगे हैं वो सब मानसिक रूप से असंतुलित हैं। कोई संतुलित आदमी ऐसा काम करता है क्या? ये कुकर का मसला देखा मैंने दिल्ली में आज, कुकर में बारूद। मुझे याद है, जिन साहब को भी याद होगा, उत्तर प्रदेश की कई कचहरियों में साइकिल पे रखे खाने वाले टिफिन जो दोपहर में खाना के लिए लाते हैं आदमी, उससे विस्फोट हुआ था। ये देखना होगा। अंशु अवस्थी, दोनों डायमेंशन बहुत बड़े हैं। अयोध्या टारगेट पर क्यों? और पंजाब में मुद्दत बाद, मेरे ख्याल से गगन जैसे जो हमारे नौजवान साथी हैं, इन लोगों को पंजाब का आतंकवाद किताब में पढ़ने को मिला होगा। मैंने फिर देखा कि आहट वहां आई है, हमने मार दिया, अच्छा है, गौरव है, गर्व है बीएसएफ पर, लेकिन दरवाजा तो खुला। दरवाजा क्यों खुला, यह सबसे बड़ा सवाल है। अमिताभ जी, बिल्कुल निश्चित तौर से। और
आतंकवाद को लेकर जितना हमने शहादतें झेली हैं, देश ने जितने बलिदान कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपने स्वयं कहा, जितना आतंकवाद का हम पर सीधे प्रभाव पड़ा है शायद ही किसी दल पर पड़ा हो और नेताओं पर पड़ा हो। वो 31 अक्टूबर 1984 सबको याद है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या हुई, और चाहे वो 31 मई 1995 हो, जब हमने अपने पंजाब के मुख्यमंत्री को खोया। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपना हौसला नहीं खोया और बराबर हम उससे लड़ते रहे। उसी का परिणाम है आज की भारत की जो अखंडता है, जो एकता है, वो आज पूरी तरीके से सशक्त है। और हमें अपनी सेना पर, हमें अपने बीएसएफ के जवानों पर और जो हमारी पुलिस है उस पर गर्व है कि वो बराबर देश की जो आंतरिक सुरक्षा है या सीमा की सुरक्षा है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो AK जैन साहब ने जो बात एक कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। इस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल हैं, वो कोई भी हो, चाहे किसी पार्टी से संबंधित हो या किसी वर्ग से संबंधित हो, जीरो टॉलरेंस। अंशु जी, एक सवाल है, एक सवाल है मेरे मन में, एक सवाल है कि जब जब अंशु भाई, संबंधित लोग निकले सवाल है को दबा दिया गया, उसमें डिबेट नहीं, उसमें एक मिनट बाबू, तो ये एक सवाल है, बात को लेकर कोई राजनीति नहीं, जीरो टॉलरेंस होना। सुनो, एक सेकंड, एक सवाल ले लो। मेरा सवाल ये बातें वैसी ही हैं जैसी सत्यनारायण कथा में पंडित जी कहते हैं कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। मुझे 35 साल हो गए पत्रकारिता में सुनते हुए कि जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक कड़वी बात कह दूं, सब बैठे हो। अभी खतौली से 4 लोग पकड़े जाएं, बवाली, ठीक? सबसे पहले राजनीतिक दल उनकी जात और धर्म लेके आ जाएंगे। सच है। बोले जी ब्राह्मण क्यों पकड़ लिया, बोले जी ठाकुर क्यों नहीं पकड़ा, बोले जी काछी क्यों पकड़ लिया, कुर्मी क्यों नहीं पकड़ा। ये और इससे अगर इतर मामला है मान लो तो कहेंगे मुसलमान क्यों पकड़ लिया, बोले योगी आदित्यनाथ का एजेंडा है मुसलमान को पकड़ो। तब छाती पीटने वाले भी तो यहां बहुत है ना। कुर्बानी थी उसका सब सम्मान करते हैं, लेकिन मसला ये है कहीं कोई 4 आदमी पकड़ जाए जो गंदी राजनीति तो उन पर बवाल कर देते हो सब लोग मिलके। ये जो, अरे जब विकास दुबे की जात ले आए भैया सब लोग, बताइए, जिसने 8 पुलिस वाले शहीद कर दिए, राजनीति है, जनेऊ ऊपर टांग के घूमने लगे, बोले जी ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, भाजपा में के राज में ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। मैंने तब भी कहा था कि अपराधी मारे जा रहे हैं। इनको ब्राह्मण और हिंदू और मुसलमान में बांटिएगा मित्र तो सुरक्षा कभी नहीं हो पाएगी। किसी ने पार्शियलिटी नहीं की, लेकिन आप बताइए उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है। क्या ये निशाना नहीं बनाया जा रहा है टारगेट करके? विकास दुबे के साथ कोई नहीं खड़ा है, जो अपराधी है उसके साथ अपराधी का सलूक होना चाहिए, लेकिन कानून सम्मत, संविधान सम्मत हो। उत्तर प्रदेश में क्या पुलिस किसी को उठाकर लाती है जो सरेंडर करता है, क्या कानून अपना काम नहीं करेगा? क्या पुलिस भी अपराधी बन जाएगी? ठीक। उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है अमिताभ जी। ठीक। परिवार के परिवार जिंदा जलाए गए। वो उत्तर छोटी बात है। नवीन श्रीवास्तव देंगे। अंशु भाई अब रुकना होगा, मैं नवीन श्रीवास्तव के पास चलूंगा, उस पर बात करते हैं। हाँ, मैं एक और बात, दूसरा जो जो ओछी राजनीति है अमिताभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, अरे रुको भाई, कांग्रेस रुकती नहीं, ये समस्या है। मैं नवीन श्रीवास्तव के पास चलूंगा, एक बात कहूंगा, बाकी लोगों, रुक जाओ भाई, बाकी लोगों को तो गूगल सोच लाना पड़ेगा, रिसर्च टीम से सहयोग लेना पड़ेगा। मेरे ऊपर भगवती की कृपा है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। 2-3 बातें कही के ताकि रिकॉर्ड में बात दुरुस्त जाए। तथ्य गीता की तरह पवित्र हैं, कुरान की तरह पाक हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जैन साहब को याद होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो ऑल आउट ऑपरेशन चला उत्तर प्रदेश में। किसी ने सवाल उठाया कि किस जात के लोग बूम मार रहे हो? नहीं उठाया ना। एक परिस्थिति थी जहां 4 पेड़ थे वहीं डकैत थे।
मार बवाल मचा रखा था उत्तर प्रदेश भर में साला। हम उसके साथ खड़े हुए और एक कड़वी बात पूछ ले, इसलिए इन सब लफड़ों में मत फड़ो। आप लोग पुलिस को और आर्मी को डिमोरलाइज कर देते हो ऐसे सवाल उठाकर। मुझसे कहते हैं पुलिस के अधिकारी, आर्मी के लोग, कि इन लोगों का मुंह चुप कराओ, राजनेताओं का करना धरना कुछ नहीं, पेट हिलाते हैं। नारायण दत्त जी जब चीफ मिनिस्टर थे, ये श्रीपति मिश्रा जी थे, तब बता दीजिए कौन सी जात ऐसी थी जिसकी हत्या नहीं होती थी, अपराधी नहीं करते थे? टेल मी वन नेम, वन कास्ट। क्या उनका ठीकरा नारायण दत्त जी के सिर फोड़ूंगा? क्या नारायण दत्त तिवारी के सिर फोड़ू? ये श्रीपति मिश्रा के, गोविंद बल्लभ पंत के? यहां खड़े मत देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य है। जैन साहब, जब अमेरिका पर पहली बार अमेरिका ने आतंकवाद का स्वाद चखा, तो एक मेरा बड़ा प्रिय वो था साथी, वो अपने चैनल की तरफ से अमेरिका गया कवरेज के लिए। तो उसने मुझसे पूछा कि कैसे करूं भाई साहब, क्या कोई नया आइडिया दीजिए। मैंने कहा जाओ, एक तो काम बच्चा ये करना, वहां से ये स्टोरी यहां बिकेगी। चैनल का उल्लेख नहीं करूंगा, ना मर्यादा टूट जाएगी। कि अगर भारत में ऐसा हमला हुआ होता तो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, रालोद, जदयू, टीएमसी, पीएमसी क्या क्या बयान दे रहे होते। जरा अमेरिका में जाके खोजना कि कोई बयान में शब्द और सुर अलग हैं क्या। उसने स्टोरी करके भेजी, पूरा अमेरिका एक आवाज में बोल रहा था, सिंगल वॉइस। महत्वपूर्ण यह है, यहां से आर्मी को ताकत मिलेगी, यहां से बीएसएफ को ताकत मिलेगी, यहां से पुलिस को ताकत मिलेगी। खैर, नवीन श्रीवास्तव, बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी। आज ऑपरेशन सफल हो गया, अच्छी बात है, हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन इसने दो बातें साफ कर दी, अयोध्या निशाने पर है, और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में स्लीपर सेल्स का नेटवर्क एक्टिव है आज भी। नवीन श्रीवास्तव, इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी। अमिताभ जी, देखिए, सारे विशेषज्ञ बैठे हैं, बहुत सारी बातें आ गई सामने। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है, सेना ही सब कुछ है, और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति विदेशों से इमदाद पर है। और वो पहले इमदाद देते थे कश्मीर के नाम पर कि कश्मीर में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है। कश्मीर का मुद्दा लगभग जैसे समाप्त हो गया। अयोध्या को लेकर करते रहे, लेकिन अयोध्या पर चाहे उच्च न्यायालय का फैसला हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, या पूरे देश ने 130 करोड़ की जनता ने जिस प्रकार से शांतिपूर्वक कोर्ट के निर्देश को स्वीकार किया, उससे उनके अंदर बेचैनी है। अब वह चाहे खालिस्तान के आतंकवादी हों, चाहे कुछ हमारे देश के चंद से फिरे लोग हों, या जिनको आप कह सकते हैं मानसिक रूप से, उनको वो एक्टिवेट कर रहे हैं। बलरामपुर, ये आप देखिए, पूरे तराई की स्थिति ये थी अमिताभ जी, कि एक समय में पूरे तराई नेपाल के बॉर्डर पर मस्जिदों की एक जाल बिछ गई, जिसको लेकर सारी देश की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हुई। जैन साहब बेहतर जानते होंगे, एसएसबी का गठन किया गया। जो नेपाल की सीमा हमारी खुली थी, वहां एसएसबी को लगाया गया, क्योंकि आईएसआईएस के लिए बहुत, या पाकिस्तान के लिए बहुत आसान था कि नेपाल के थ्रू आतंकवादियों को भारत में ले आया जाए, ले जाया जाए। नेपाल की सीमा पे एसएसबी, पीएसबी कुछ भी लगाई हो, लेकिन नेपाल की सीमा से आना जाना अभी भी सहज है, ये जान लीजिए। व्यवहारिक सच यही है। सीमा पर वहां आपने एनएसजी खड़ी कर दी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां से आना जाना, दौड़ के सिगरेट का डब्बा ले आओ और इधर आके पियो, हमको पता है। नहीं, आज की बता रहा हूं, पुरानी बात नहीं, आज की। मैं अमिताभ जी, मैं बिल्कुल वही, मैं आपकी बात को कह रहा हूं, लेकिन हमने कोशिशें की कि उस सीमा को भी, जी नहीं, मैं आपकी बात को आपकी ही बात कर रहा हूं। हमने उस दिशा पर भी ध्यान रखा कि यहां से भी ये चीजें हो सकती हैं।
अब स्थिति क्या है? देश ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया, पाकिस्तान को दिक्कत है, पाकिस्तान इस प्रकार से लोगों को भेज के चाहे खालिस्तान में का जिन्न पैदा करके वहां पे पंजाब में अशांति फैला दे, चाहे यहां पे, क्योंकि पाकिस्तान आज के तारीख में हर मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो गया है और नवीन बाबू भी हो एक गया ब्रेक है। लेना है, पंकज जी मुझे इशारा कर रहे हैं, बहुत बड़ी घटना जी हुई। एक ब्रेक के बाद जिससे आएंगे, लेकिन एक बात मैं पाकिस्तान कहूं, की है। आज की सऊदी तारीख अरब में मेरा प्रश्न, मुझे कांग्रेस से जो कहना था वो कहा, सुरक्षा विशेषज्ञ कर्नल साहब जो कहना था, जैन साहब से जो निवेदन करना था किया, गगन से जो पूछना था पूछा। भाजपा से आज मेरा प्रश्न ये नहीं है, आप सरकार में, एक मिनट आएंगे ब्रेक के बाद आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। मेरा प्रश्न ये नहीं और देश का भी प्रश्न ये नहीं कि पाकिस्तान के इरादे क्या है। पाकिस्तान के इरादे पर तो बहस ही नहीं करनी चाहिए, समय खराब करना है। उनके इरादे तो हमको जवाहरलाल जी के समय से पता है, वहां कोई माइक्रोस्कोप लेके ढूंढना है। मैं पूछ रहा हूं वो क्या प्लान कर रहे हैं वो जाने। बलरामपुर में आदमी कैसे मिल जाए, मुजफ्फरनगर में कैसे मिल जाता है, आजमगढ़ में कैसे मिल जाते हैं। मेरा मसला वो है दोस्त, पाकिस्तान क्या कर रहा, मान लीजिए हम 10 गाली सब लोग मिलके दे तो 5 लोग आप हो, 6 छठे रोतेला और साथ में हम 70 गाली हो जाएंगी पाकिस्तान को, उससे कुछ लाभ होगा क्या? मान लीजिए 70 गालियां भी दे दें, नहीं, हमें अपना घर दुरुस्त करना है। ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। तो ये तो महज शुरुआती खुलासे हैं जो आतंकवादी से पूछताछ में निकल कर आ रहे हैं। आगे देखिए और क्या क्या खुलासे ये आतंकी करता है। सीधे अमिताभ जी के पास चल रहे हैं हम। अमिताभ जी प्लीज। कर्नल साहब, आज जो ये 2 बड़े डेवलपमेंट हुए, इनको निगाह में रखते हुए आप क्या कहेंगे, किस ढंग की सिक्योरिटी की ओर हमको बढ़ना चाहिए अब? उसी को देखते हुए ही एनआईए का गठन जी, और जिस तरह से आपने अभी सुना होगा, आप ही नाम ले रहे थे विकास दुबे का केस, तो ऐसे ही केसेस होते थे इसमें भी। इसीलिए एनआईए को एक इंडिपेंडेंट संस्था बनाने के लिए जिसमें हर तरह के लोग हैं जी, और वही टीम काम कर रहे हैं। और कई लोगों को पता ही नहीं रहता है कि एनआईए क्या करती है। और ये कहना जैसे पुलिस नाम ले रही है, चाहे जैसे कार्रवाई कर रही है, वो कुछ ही थोड़ा ही बता रही, ट्रेलर बता रही है अभी। इस वजह से सब कार्रवाई हुई है और जितने भी मॉडल की डॉक्यूमेंट है, जितने भी मॉडल आपकी जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से किया जा रहा है। सही बात है कि इसमें जो जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से किया जा रहा है। रही बात यह कि इसमें जो जितने भी ये आतंकवाद के जो केसेस आ रहे हैं, ये एक दिन में नहीं हुए हैं। खासतौर से यूपी के अंदर ये काफी पुराने, काफी जड़ से हैं। और अभी ये जो केसेस आपको पकड़े जा रहे हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल कनेक्शन इतनी बुरी तरह से है कि इन लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता था, जो कि बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कर्नल साहब, बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं इस पर जैन साहब से जवाब लूंगा। कर्नल साहब, अब अभी रोकूंगा, मैं जैन साहब से जवाब लूं। जैन साहब, कर्नल आरपी सिंह बहुत सीधी बात कह रहे हैं कि यूपी में ये जो स्लीपर सेल हैं, मैं हमेशा कहता हूं, कोई कप्तान मुझसे ये कहे कि अमिताभ जी अपराधियों के मंसूबे खतरनाक है, तो मैं कहूंगा भाई ये भाषण क्यों दे रहे हो? अपराधी है तो अच्छे मंसूबे रखेगा क्या? आतंकियों के मंसूबे ऐसे, पाकिस्तान के कैसे, इसमें क्या चर्चा करना? लेकिन जो बात कर्नल साहब ने कही कि यूपी में पॉलिटिकल संरक्षण स्लीपर सेल्स को मिलता रहा, बड़ी पुरानी क्रॉनिक डिजीज है। जैन साहब, नहीं बिल्कुल है। देखिए, कास्ट लाइंस के ऊपर पूरी कम्युनिटी को विन ओवर करने के लिए ये इस तरह के सपोर्ट दिए जाते हैं। आपको पता होगा कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद कितनी राजनीति हुई। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि इतने सालों के बाद मोहनचंद शर्मा को जो गैलेंट्री मेडल अवार्ड था उसका सम्मान किया गया है। देखिए, ये हमारे कंट्री में बहुत थ्रेट है। आप शायद भूले नहीं होंगे कि पठानकोट एयरफोर्स बेस पर टेररिस्ट का अटैक जो है
ये सब बहुत दिनों से साजिश ये सब चल रही है और आज भी पठानकोट एयरफोर्स का जो बेस है जी वो आतंकवादियों के निशाने पर है और ये खालिस्तान के जो टेररिस्ट हैं इनके निशाने पर आरएसएस के और हिंदूज के लीडर्स हैं। पंजाब में कई की हत्या हो भी चुकी है। जी हाँ, जिससे कि जो वहां पे सामाजिक समरसता बनी हुई है वो डिस्टर्ब हो जाए, वहां पर दंगे फसाद हो जाएं। तो हमें सबको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। और यूपी में जो एटीएस का गठन हुआ, जो आपने कचहरियों के ब्लास्ट की बात कही जी, मैं उस समय आईजी जोन लखनऊ था और मेरे जोन में लखनऊ और फैजाबाद दो जगह ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद मैंने एक प्रेजेंटेशन मायावती जी को दिया था और उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर एटीएस का गठन किया था और एटीएस 2007 से लेके अब तक बखूबी बहुत अच्छा काम बढ़िया तरीके से बात अपने काम को अंजाम दे रही जी, है। जी, जिस तरह से एसटीएफ ने अपना रोल अदा किया है उसी तरह से एटीएस भी बड़ा जबरदस्त वहां पे डेटा बैंक है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। और वर्तमान जो ये घटनाक्रम हुआ है बलरामपुर का, इस ओर भी पूरा एटीएस सतर्क है और निश्चित ही इसमें और गिरफ्तारियां यूपी में हो जाएंगी। ठीक बात जैन साहब। गगन, जो आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वही चीज दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। ये नया तरीका है, दुनिया भर में यही नया ट्रेंड है आतंक का। और भारत में ये जो पकड़ा गया, ये अपने जैसे और आतंकी तैयार करने आया था कि भाई ऐसे ही 2-4-10 नमूने और बना दो ताकि खतरा बिल्कुल चरम तक पहुंच जाए। गगन, देखिए अमिताभ सर, क्योंकि अभी कुछ समय पहले बरेली में एक इनामुल हक पकड़ा गया था, जिसके जब उसको पकड़ने के बाद उससे पूछताछ हुई और उसके सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी उसकी जो चैट निकाली गई, उससे साफ तौर पे दिख रहा था कि वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में कुछ एक धर्म के लोगों लड़कों को जो भटके हुए थे या फिर जो भटकना चाहते थे, क्योंकि बिना अपनी मर्जी के कोई भी आतंकी उनका दिमाग संतुलित नहीं कर सकता है, तो उनकी भर्ती कर रहा था। वो भी किसी गिरोह बनाकर नहीं, एक एक स्लीपर सेल तैयार किया जा रहा था अलग अलग स्थानों पर। और उसी की बानगी है जो बलरामपुर का ये पकड़ा गया है। साफ तौर पे ये इंगित कर रहा है कि इनामुल हक और जो कश्मीर से पकड़ा गया था सलमान खुर्शीद वानी, ये दोनों मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे थे जिनका कहीं ना कहीं से अयोध्या या फिर ऐसे कुछ मामलों से जुड़ाव हुआ हो। और बलरामपुर में, क्योंकि आप पहले से बताया कि 90 किलोमीटर दूरी है और वो शायद उसमें जहर भरा गया है। और अयोध्या के प्रति, अयोध्या में जो भी घटनाक्रम हुए हैं, क्योंकि आपने बताया कि अभी भी नेपाल से लोग आ जा रहे हैं, चाहे वो एसएसबी लगी हो, चाहे वहां पर कोई सुरक्षा एजेंसी लगी गई हो। जितने भी आतंकियों का इनपुट मिला है आईएसआई से ट्रेनिंग, वो सब नेपाल से ही भारत आए हैं, ये तय है। और सभी सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसी बात को जानती हैं। तो ये साफ तौर पे तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। इसी के चलते समय पर यूपी ने कई लोगों को अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने। पश्चिम उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार की इस पूरे मसले पर निगाह रखिए, बड़ी अच्छी जानकारी दी। अब मैं आऊंगा अंशु बस्ती और नवीन जी के पास। अंशु जी, मेरा प्रश्न मालूम क्यों था? ये मेरा प्रश्न इसलिए था, पहले ये अंतर समझ लीजिए। एक अपराधी है, 2 लोगों को मार दिया, किसी का अपहरण कर लिया, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। एक देश के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, वो आतंकी है। दोनों के ट्रीटमेंट में अंतर होना चाहिए। दोनों एक तराजू पे नहीं तुल सकते। जेब काटने वाला और देश को काटने की कोशिश करने वाला बराबर कैसे हो जाएगा? इसी उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों में बंद, जेल में बंद एक आतंकी के विरुद्ध मुकदमा वापस लेने की संस्तुति हुई कि नहीं हुई? पूर्व में हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी वो मैं उद्धृत कर दूं। हाई कोर्ट ने कहा था आपका बस चले, आप मतलब उस समय की सरकार, आप लोगों का बस चले तो आप आतंकी को पद्मश्री दे के मानोगे। अंशु अवस्थी, समस्या यहां पर है। नहीं आतंक जी, मैंने अमिताभ जी पहले ही ओपनिंग में कहा कि आतंकवाद का अगर दंश सबसे ज्यादा झेला है तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है, उनकी सरकारों ने झेला। और हमने देश की अखंडता, एकता के लिए चाहे असम अकॉर्ड रहा हो या मिजोरम अकॉर्ड रहा हो या पंजाब रहा हो,
हमने अपनी सरकारों को दांव पर लगाया इस देश की अखंडता को, एकता को बनाए रखने के लिए। एके जैन साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार के समय में एनआईए का गठन किया गया। आज ये पूरी तरीके से ये ठीक है। पाकिस्तान के इरादे क्या हैं ये अपनी जगह है, लेकिन सरकार का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है अमिताभ जी, उस पर सवाल उठते हैं। कहीं ना कहीं जो एटीएस है, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। उस पर ईमानदार अधिकारी नहीं बैठाए जा रहे, क्योंकि पिछले नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण ने भी इस बात को कोट किया था। आप याद करिए, इलाहाबाद में जो शिक्षकों की भर्ती के जांच कर रहा था एसएसपी, क्या हुआ? तो भ्रष्टाचारियों को प्रमोशन देने के लिए भ्रष्टाचार अलग विषय अभी समय कम है दोस्त, समय कम है। अंशु जी, नवीन श्रीवास्तव जो बात अंशु अवस्थी कह रहे हैं वो उठाए, उसका रिस्पॉन्ड करिए। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि भाजपा इस पर समय क्यों काटना चाहती है? इच्छा शक्ति पर सवाल। अरे रुको भाई अंशु अवस्थी, इनकी इच्छा शक्ति भाजपा, अरे भाई अंशु अवस्थी क्या आवाज रोकिए। करते हैं दिन रात। नवीन श्रीवास्तव, देश आपसे ये नहीं सुनना चाहता कि पाकिस्तान का मंसूबा क्या है। प्रदेश के मुख्यमंत्री समझ गए आप? से घूमते हैं। अरे रुको भाई अंशु अवस्थी, देश ये नहीं सुनना चाहता कि पाकिस्तान का मंसूबा क्या है, ठीक है ना? और हिजबुल मुजाहिदीन क्या चाहता है, लश्कर तैयबा क्या चाहता है, आईएसआई क्या चाहती है ना, इस पर आपको बोलने की जरूरत नहीं। ये गूगल पे बहुत पड़ा है। देश आपसे जानना चाहता है स्लीपर सेल का नेटवर्क, इसका समूल उन्मूलन क्यों नहीं हो पाया? बाकी कहानी नहीं। को ब्रेक के पहले मौका नहीं मिला था, और हमारे मित्र चूंकि इस गंभीर विषय पर राजनीति कर रहे हैं, तो मैं राजनीति का जवाब राजनीति से भी देना चाहूंगा। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनकाउंटर की चर्चा की है जैन साहब ने, कोई रात भर रो रही थी, सलमान खुर्शीद से कहा कि मैंने वीडियो दिखाया तो सोनिया गांधी रोने लगी। आतंकवादियों के एनकाउंटर पर जिस पार्टी के अध्यक्ष रोने लगे, वो क्या कहेंगे? जो इनकी तैयारी जो पार्टी, जो लोग सरकार आज तक आतंकवादियों का धर्म नहीं खोज पाए, उस पार्टी ने बीजेपी भगवा आतंकवाद खोज नहीं लिया है। था। उन्होंने भगवा आतंकवाद खोज लिया था। कितने उदाहरण बताएं आपको? आपने कितना हौसला बढ़ाया, आपने बहुत चर्चा की। मुझे बताइए हमने कैसे सेना का उत्तर प्रदेश में आतंकवाद फल और फूल सुन रहा है? लीजिए, जनाधार भी नेता भी पार्टी के हाथ में चिल्ला 56 सकते हैं सरकार और कुछ बैठी नहीं हुई है और कर आतंकवाद फल फूल रहा है। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ जी, सारे लोग प्रश्न मत पूछिए, आपके जवाब चैनल के माध्यम से दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोग आप आपसे बताइए, सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस की आपको सरकारें प्रश्न थी, पूछने की वो नहीं है। हर त्योहार आपको जवाब देना पड़ेगा। सत्ता में देश के बैठे बड़े राज्यों यहाँ में पर क्या होता राजनीति था? मत करिए। बड़े राज्यों में ये क्या सवाल होता था? बड़े करेंगे शहरों अमिताभ में जी, बम अमिताभ विस्फोट, जी सवाल करेंगे, 20 लोग जवाब मारे आपको गए, देना 50 पड़ेगा। लोग मारे गए। कमाल हो आज गया। की तारीख में क्या है? आप आज यहाँ बता सवाल करने दीजिए, आए कि जवाब क्या देने आए? हिंदुस्तान में जब से आपकी मोदी कोई जी की जवाबदेही है सरकार सत्ता बनी में है, बैठकर? जब से कमाल मोदी हो जी की गया। सरकार बनी है, सत्ता क्या में आज बैठकर देश में आपकी चुनाव कोई की जवाबदेही है? एफिडेविट किसी हुई पर है? सवाल करेंगे। लेकिन सवाल नहीं, बटाला जवाबदेही। एनकाउंटर पर रोने वाले, आतंकवाद का धर्म नहीं खोज को उसको भगवा हिंदू ये बताने गंदी वाले, राजनीति है। ये गंदे लोग, ये गंदी गंदी राजनीति मानसिकता है के बीजेपी की। निर्लज्ज, इनके पास जवाब थर्ड नहीं क्लास है। लोग, इनके पास थर्ड जवाब क्लास नहीं लोग, है। जिनके पास ये न जवाब तर्क है, देने न नहीं आते, जमीन न डिबेट में देता ये है। सवाल करने यह आते हैं। एजेंसियों की मुझे नीयत बताइए पर कि जवाबदेही बटाला बनती है एनकाउंटर सरकार ऐसे में घटनाओं बैठकर के कि सवाल बाद करेंगे। जब कोई पार्टी के अध्यक्ष ये रोए सवाल करेंगे, और ये जवाबदेही बनती सत्ता में आजमगढ़ गए बैठकर। थे लोग, उस गांव अरे में आप लोग थोड़ा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की जनता के प्रतिनिधिमंडल प्रति उस जवाबदेह परिवार को बनिए। सम्मान देने, उत्तर प्रदेश जो की लोग जनता ने आपको बटाला जनादेश एनकाउंटर दिया, में मारे सत्ता में गए, बैठकर उनको सवाल सम्मान करते देने हैं। इनकी अरे पार्टी थोड़ा गई तो आप कम थी। से ये कम बात अपने करेंगे ऊपर यहाँ पर उठाइए। कि थोड़ा आतंकवाद के अपनी प्रति आप आत्मा को जीरो झकझोरिए। टॉलरेंस रखिए। जवाबदेही है, आत्मा जवाबदेही। तो आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जी, अंशु अवस्थी जी, आपको रुकना होगा। लास्ट कमेंट के लिए अमिताभ जी के पास में जा रहा हूं। अमिताभ जी, लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए, मुझे दुख इस बात का है, दृश्य फिर देख लिया। अभी जैन साहब, सिंह साहब, अभी थोड़ी देर पहले राजनीतिक मित्र कह रहे थे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा बड़ा नाजुक मुद्दा है। अभी आपने सुन ली अंताक्षरी, देश ने सुन ली। भारत की समस्या यही है, हमारी सेना का जवान बहादुर है, जान हथेली पर लेके घूम रहा है। हमारे पुलिस के लोग बहादुर हैं, जान हथेली पर लेके घूम रहे, लेकिन इनका क्या करें? सबकी सास तो राजनीति है, सेना भी बहू है और पुलिस भी बहू है, चलेगी तो सास की, सेना क्या कर लेगी? आर्मी चीफ भी क्या कर लेंगे और डीजीपी क्या कर लेंगे? किसी राज्य के हो डीजीपी, गलत तो नहीं कह रहा जैन साहब?
सास तो सियासत है, सियासत जो बोलेगी करना वही पड़ेगा। और अब कोई मानिक शाह है भी नहीं, ये भी जान लो, जो थोड़ी बहुत सीधी बात करने का हौसला भी रखे। हर आदमी कहता भैया नौकरी बचाओ, बवाल मत पड़ो। भारत की समस्या ये है, बाटला हाउस कांड पर ये केवल हिंदुस्तान में ही संभव है। मैं वो प्रसंग नहीं कहूंगा कि सोनिया जी रोई, जो सलमान भाई ने कहा था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। रोई नहीं रोई, मैं तो था नहीं, और अगर रोई तो बहुत गलत रोई, उसका खामियाजा भी उनको मिला वोट में। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इसी देश में संभव है कर्नल साहब कि बाटला हाउस कांड में मारे गए आतंकियों की याद में हर साल एक यात्रा निकलती है, पता है आपको, और उस यात्रा को पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है। गजब है सियासत। उस यात्रा में एक बार कांग्रेस के एक बड़े नेता भी शामिल हुए थे, वो एक राज्य के 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। अब बताइए, जिन्होंने शहादत दी उनके परिवार जब ये दृश्य देखते होंगे तो क्या दिल पे बीतती होगी? नहीं चिंता करते होंगे। दुनिया में हिंदुस्तान वाहिद अलग एक देश जिसके किसी बड़े पॉलिटिशियन ने, मैं चिंटू पिंटू की बात नहीं कर रहा, ओसामा बिन लादेन को लादेन जी बोल के स्मरण कर दिया। बताइए, आपने किसी देश में देखा ऐसा? फ्रांस, जापान, अमेरिका कहीं नहीं हुआ। हमारे यहां वो भी चल गया। मसला तो ये है कि स्लीपर सेल को जब आप उसको जड़ से उखाड़ेंगे तो आपको लोकल एमएलए से टकराना पड़ेगा, कप्तान को, एसआईटी को, एसटीएफ को, जो भी हो, एनआईए हो, विधायक जी, सांसद जी, ब्लॉक प्रमुख, पार्टियों के नेता, वो नई कहानी बना के सामने आएंगे, नया नया पर्चा दिखाएंगे। कहीं कहेंगे जी ठाकुर है, कहीं कहेंगे जी बामन है, कहीं कहेंगे जी मुसलमान है। हम ऐसा क्यों नहीं एक शपथ ले लें कि सियासत वाले लोग ये इतना बस कश कर दे तो देश पर बड़ा उपकार हो जाए, बाकी सब काम सेना और ये अर्धसैनिक बल और पुलिस वाले संभाल लेंगे, आप लोग चिंता नहीं करो। आप लोग इतना तय कर लो कि इन मसलों पे हम चुप रहेंगे। इतनी ही कृपा कर दो तो आर्मी धन्य हो जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस धन्य हो जाए, पुलिस धन्य हो जाए। आपको पता भले ही कुछ ना हो, लेकिन कूदते सबसे पहले बोले जी अत्याचार हो रहा है, आतंकवादियों के नाम पर निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है। अरे आप जज हो, आपने जांच की, अभी तक घर में लेटे लेटे अंगूर खा रहे थे, अचानक से उठे नेताजी और भाषण देने लगे। आपको क्या पता कैसे भाषण में देते हैं? कप्तान के लिए संकट पैदा हो जाता है जी, सरकारी एजेंसी के व्यक्ति के लिए संकट पैदा हो जाता है। उसको डर भी लगता है कईयों को कि यार नौकरी ना चली जाए, ये नेताजी खिलाफ हो गए। आप सिर्फ इतनी दया करिए, अलग रहिए। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा जो आज मुझे लगता है, चूंकि उस चीज पर चर्चा ज्यादा हो गई, मैंने आरंभ में उल्लेख किया इंदिरा जी का, राजीव जी का। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इंदिरा जी की कुर्बानी, सरदार बेअंत सिंह की कुर्बानी, राजीव गांधी की कुर्बानी, ये वो कीमत है जो देश ने चुकाई है। इसको कांग्रेस की कीमत मत कहिए, नहीं, इस मानसिकता से भी उबरिए। वो परिस्थितियां देश की थी, उस समय के देश की सरकार ने निर्णय लिया। जैसे मैं इस बात के भी खिलाफ रहता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का श्रेय कोई आज की पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले ना। आज भारत में जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका उस सेटअप से कोई लेना देना नहीं। तब तो पूरा भारत ही कांग्रेस था, लेकिन जब से चुनावी राजनीति आ गई तब से वो कांग्रेस नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं बड़ा दिल रखिए, देश ने कीमत चुकाई। इंदिरा जी की शहादत को प्रणाम है, राजीव जी की शहादत को प्रणाम, सरदार बेअंत सिंह की शहादत को प्रणाम,
पूरी कार ब्लास्ट करके उड़ गई थी, परखच्चे उड़ गए थे, पोर्टिको में खड़ी थी सीएम हाउस के, अरे हम कार्यालय के। मैंने पंजाब देखा है उस दौर में जाकर, इसलिए मैं पंजाब पर आज बोलने आया। मैंने पंजाब का खौफ देखा है, सूरज वास्त होने पर पूरा साए साए करता पंजाब देखा है। और आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा। कर्नल साहब को सैल्यूट, उनकी आर्मी को सैल्यूट। भरी ठंड में जनवरी का महीना, रात का बज रहा 2, एक कर्नल केवल शर्ट पहने वो आने जाने वाली गाड़ियों को वो करवा रहे थे सर्च। मैंने कहा कर्नल साहब ठंड नहीं लगती? बोले गर्म कपड़े पहन लूंगा तो नींद आ जाएगी। ये जज्बा था उस वक्त आर्मी का। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मसला आतंकवाद का है और इसीलिए चर्चा इस बात पर कि कुछ लो आतंक को। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।